हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द पेरिफेरल। कहानी की शुरुआत साल 2099 से होती है, जहां हमको विल्फ नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। तभी उसके पास एक छोटी बच्ची एलिटा आती है। विल्फ उसको कहता है कि ये तुमने मुझे कौन सी मुसीबत में डाल दिया, जिस पर एलिटा बोलती है कि मुझे इस दुनिया को बचाना ही होगा। विल्फ उससे कहता है कि हमारी दुनिया अब बचने के लायक नहीं रही, जिस पर एलिटा बोलती है कि मैं हमारी दुनिया को बचाने की बात नहीं कर रही हूँ। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम यानी कि साल 2032 में इस कहानी की मेन कैरेक्टर फ्लिन को दिखाया जाता है, जो अपने भाई बर्टन और अपनी अंधी माँ के साथ रहती है। फ्लिन की माँ अक्सर बीमार रहा करती थी और उनकी दवाई भी बहुत महंगी आती है। फ्लिन का भाई बर्टन एक आर्मी सोल्जर था, पर किसी वजह से उसने और उसके सभी आर्मी वाले दोस्तों ने आर्मी छोड़ दी। अब बर्टन पैसे कमाने के लिए गेम्स खेलता है, जिससे उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। फ्लिन भी अपनी मॉम की दवाई के पैसे कमाने के लिए एक स्टोर में काम करती है। फ्लिन अपनी माँ की दवाई के लिए अपने भाई से पैसे मांगती है, पर वो एक वीआर गेम खेल रहा होता है जिसका एक लेवल उससे क्लियर नहीं होता। इसलिए वो फ्लिन से उसे क्लियर करने को कहता है, क्योंकि फ्लिन बर्टन से भी अच्छी गेम प्लेयर है। पर उसको वीआर गेम खेलना पसंद नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि वीआर गेम्स में कुछ भी रियल नहीं होता। फ्लिन बड़े आराम से उस गेम के लेवल को क्लियर कर देती है, जिसके बाद वो अपने स्टोर पर चली जाती है जहाँ पर वो काम करती है, जहाँ उसके पास उसके भाई बर्टन के लिए एक पार्सल आता है। वो पार्सल एक बहुत बड़ी वीआर कंपनी गेमिंग ने भेजा होता है। उस पार्सल में एक महंगा वीआर गेमिंग सेटअप होता है। घर जाकर फ्लिन बर्टन से पूछती है कि ये कौन सी वीआर टेक्नोलॉजी है, मैंने पहले तो कभी ऐसा वीआर सेटअप नहीं देखा। जिस पर बर्टन उसको कहता है कि ये एक नए प्रकार की वीआर टेक्नोलॉजी है। इस कंपनी ने इसके बीटा वर्जन को टेस्ट करने के लिए इसे 100 लेवल के ऊपर वाले प्लेयर्स को भेजा है। इसे खेलने के बदले हमें पैसे भी मिलेंगे। असल में फ्लिन ने ही बर्टन की आईडी से खेलकर उसको 100 लेवल के पार पहुंचा दिया था। फ्लिन इस गेम को चेक करने के लिए इसको खोलती है। अब क्योंकि वो बर्टन की आईडी से खेल रही थी, तो गेम के अंदर अवतार भी बर्टन का ही होता है। जैसे ही वो गेम के अंदर जाती है तो एक लेडी की आवाज उसको सुनाई देती है, जो बाइक पर होती है। वो उससे कहती है कि जैसा मैं कहूँ वैसा तुमको करना होगा, क्योंकि तभी तुम्हें इसके पैसे मिलेंगे। वो लेडी फ्लिन को एक पार्टी में ले जाती है, जहाँ वो उसे मैरियल नाम की लड़की को सिड्यूस करके उसकी कार में ले जाने का मिशन देती है, जिससे फ्लिन बड़े प्यार से पूरा कर देती है। वो उसे अपनी बातों में फंसाकर कार के अंदर ले आती है, जहां वो लेडी बर्टन यानी कि फ्लिन, जो इस टाइम बर्टन के अवतार में है, उसे उस लड़की को बेहोश करने को कहती है। फ्लिन उसको बेहोश कर देती है, पर उस लड़की का रोबोट ड्राइवर ये देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। पर फ्लिन उस ड्राइवर को मारकर मैरियल को एक जगह ले आती है, जहां पर उसको वो लेडी भी मिलती है, जो इस पूरे मिशन में उसको ऑर्डर दे रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि कहानी की शुरुआत में दिखाई गई बच्ची एलिटा ही होती है। एलिटा फ्लिन को वापस जाने के लिए कहती है। वो बोलती है कि कल तुम इस गेम को यहीं से खेलना। अब गेम के बाहर आकर फ्लिन बर्टन को बताती है कि ये गेम तो बहुत अच्छा है, मुझे इसके अंदर सब कुछ रियल लग रहा था, जैसे किसी ने मुझे सच में इस गेम में डाल दिया हो। पर गेम को ज्यादा देर तक खेलने की वजह से फ्लिन को अपने शरीर में कमजोरी महसूस होती है, जिसके बाद फ्लिन अपनी मॉम के लिए दवाई लेने जाती है, जहां पर उसको कॉनर भी मिलता है, जो कि विकलांग है। घर वापस जाकर फ्लिन एक बार फिर से उसी गेम को खेलने लगती है। गेम के अंदर जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, तो कुछ डॉक्टर उसकी आंखों को उसको बिना बेहोश करे ही निकाल रहे होते हैं। वो उसकी आंखों की जगह मैरियल की आंखों को लगा देते हैं, जिससे उसको असल में भी उतना ही दर्द होता है जितना कि आंख निकालने में होता है। ये सब एलिटा करवा रही होती है। फ्लिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि इस गेम में उसको दर्द क्यों हो रहा है। जिसके बाद एलिटा उसको एक बिल्डिंग में ले जाती है और उसकी आंख यानी कि मैरियल की आंख को वहाँ पर स्कैन करके उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, जहाँ पर एक पिरामिड जैसी कोई चीज होती है जो एलिटा को चाहिए। लेकिन इससे पहले एलिटा उस चीज को ला पाती, वहाँ पर एक किलर डैनियल आ जाता है और फ्लिन को बांध देता है। एलिटा तो वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है, लेकिन वो किलर जैसे ही फ्लिन को मारता है, तभी वो गेम से बाहर आ जाती है और अपने भाई बर्टन से कहती है कि वो आज के बाद फिर से कभी भी इस गेम को नहीं खेलेगी। अगले ही दिन फ्लिन अपने शॉप पर काम कर रही होती है कि तभी उसके पास विल्फ का कॉल आता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में एलिटा के साथ साल 2099 में देखा था। वो फ्लिन से कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें मारने के लिए डार्क वेब पर $9 मिलियन का इनाम है। इससे बचने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें वापस उसी गेम में जाना होगा। फ्लिन को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो उसका कॉल काट देती है। घर जाकर वो बर्टन को ये बातें बताती है, जहाँ बर्टन
अपने आर्मी वाले दोस्तों के साथ बैठा होता है। शुरुआत में तो उसे फ्लिन की बात बचकानी लगती है, पर वो फिर भी एक बार चेक करने की सोचता है। बर्टन अपने एक ड्रोन को उड़ाकर अपने आसपास के एरिया को चेक करने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके घर के पास कुछ आदमी बंदूकों के साथ दिखाई दे रहे हैं। वो समझ जाता है कि फ्लिन बिल्कुल सही कह रही थी। वो उन सभी आदमियों को अपने आर्मी वाले दोस्तों के साथ मिलकर मार देता है और उन सबकी बॉडी को वहीं पर दफना देता है। पर कुछ आदमी रह जाते हैं जिनको कॉनर, जो विकलांग था, वो आकर मार देता है। असल में कॉनर भी बर्टन के साथ आर्मी में ही था और वो उसका दोस्त है। अब फ्लिन इस खून खराबे को देखकर काफी डर जाती है और गेम के अंदर विल्फ से मिलने के बारे में सोचती है। वहीं दूसरी ओर विल्फ अपने बॉस लेव से बात कर रहा होता है कि जल्द से जल्द एलिटा को फ्लिन की हेल्प से ढूंढो। वहीं फ्लिन गेम के अंदर आ जाती है, पर इस बार वो अपने ही कैरेक्टर के अंदर आती है जो बिल्कुल उसकी तरह ही लग रहा होता है। गेम में आकर वो विल्फ से मिलती है, जो उसको बताता है कि ये कोई गेम नहीं है, असल में तुम टाइम ट्रैवलिंग करके साल 2032 से साल 2099 में आ रही हो। हमने तुम्हारे पूरे डेटा को एक रोबोट में डाल दिया है। इस टेक्नोलॉजी को पेरिफेरल कहते हैं, जिसकी मदद से तुम यहाँ 2099 में आ सकती हो। पर फ्लिन को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं होता, जिस पर विल्फ उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम को ब्रेन ट्यूमर है और वो कुछ ही हफ्तों में मरने वाली है। ये बात सुनकर फ्लिन शॉक रह जाती है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसको ये नहीं बताया था। पर विल्फ उससे कहता है कि हम तुम्हारी मॉम को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारी टाइमलाइन का मेडिकल बहुत एडवांस्ड है। मैंने एक वैक्सीन तुम्हारे घर भेज दी है, जिससे तुम्हारी मॉम का इलाज हो जाएगा। पर उनको पूरी तरह से ठीक करने के लिए और उनकी जान बचाने के लिए तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा, क्योंकि तुमने एलिटा के लिए जो मिशन किए हैं उसकी वजह से तुम्हारे ऊपर 9 मिलियन का इनाम है। विल्फ उसे अपने बॉस लेव से मिलाता है, जो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम के इलाज के लिए 2.5 लाख डॉलर दूंगा, पर तुम्हें एलिटा की सारी जानकारी को और उसे पकड़वाने में हमारी मदद करनी होगी। जिस पर फ्लिन ये कहकर गेम से बाहर आ जाती है कि जब तक तुम मेरी मॉम का पूरा इलाज नहीं करवा देते, तब तक मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगी। वापस आकर फ्लिन विल्फ की भेजी हुई वैक्सीन अपनी मॉम को लगाती है और बर्टन को भी सारी बातें बताती है। फ्लिन बोलती है कि वो लोग हमको 2.5 लाख डॉलर्स भेजेंगे, पर वो उन पैसों को कैसे भेजेंगे बस ये समझ नहीं आ रहा। रात को फ्लिन और बर्टन एक साथ एक कसिनो में जाते हैं, जहां मजाक मजाक में खेलते हुए वो दोनों 2.5 लाख डॉलर्स जीत जाते हैं। फ्लिन समझ जाती है कि ये सब विल्फ का बॉस लेव कर रहा है, उसने ही उनको ये पैसे जितवाए हैं। वो दोनों पैसों को लेकर वापस घर चले जाते हैं। अब कसिनो का मालिक कॉर्बेल फ्लिन के इतने सारे पैसे जीतने की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। रात में कॉर्बेल एक अडल्ट गेम खेल रहा होता है, तभी डैनियल उसके पास आता है और 2.5 लाख डॉलर उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके उससे फ्लिन और बर्टन को मारने को कहता है। कॉर्बेल भी इतने सारे पैसे देखकर मान जाता है। घर जाकर फ्लिन अपनी मॉम को देखती है, जिन्हें उस वैक्सीन की वजह से अब दिखने लगा था, यानी कि वो ठीक हो रही थी। वहीं दूसरी ओर हम कॉर्बेल की पत्नी मैरी को देखते हैं, जो कॉर्बेल से कहती है कि तुम्हें इस चीज का पता लगाना चाहिए कि कौन तुम्हें फ्लिन और बर्टन को मारने के लिए इतने सारे पैसे दे रहा है। अब एक बार फिर से हम फ्लिन को देखते हैं, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड एन को इस गेम और फ्यूचर के बारे में सब बता देती है। जिसके बाद वो अपनी शॉप पर जाती है, जहां वो काम किया करती थी। वहां पर बर्टन भी होता है, क्योंकि अब बर्टन ने उस शॉप को ही खरीद लिया है। तभी वहां कॉनर भी आ जाता है, क्योंकि वो भी अब इन्हीं के साथ काम कर रहा है। घर वापस जाते हुए बर्टन फ्लिन से कहता है कि इस गेम के बारे में किसी को मत बताना, जिस पर फ्लिन उसको बोलती है कि मैंने बस एन को इस गेम के बारे में बता दिया है। बर्टन ये सुनकर थोड़ा गुस्सा होने लगता है कि कहीं उसने किसी और को तो इस बारे में नहीं बता दिया, जिस पर फ्लिन उससे कहती है कि एन किसी को कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो मेरी इकलौती दोस्त है। वहीं गेम के अंदर यानी कि साल 2099 में विल्फ लेव से मिलने आया हुआ होता है। वहाँ पर उनके पास फ्लिन का रोबोट भी होता है, जो रोबोट टाइम ट्रेवलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको पेरिफेरल स्टब कहते हैं। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी फ्लिन भी अपने पेरिफेरल स्टब में आ जाती है। वो उनको एलिटा के बारे में बताने लगती है कि उसने मुझसे मैरियल नाम की एक लड़की को किडनैप करके उस लड़की की आंख मेरी आंख से रिप्लेस कर दी थी। तभी लेव के साथ काम करने वाली एक लड़की ऐश फ्लिन को ये बताती है कि किसी ने तुम्हें और तुम्हारे भाई को मारने के लिए कॉर्बेल को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं। ये सुनते ही फ्लिन वापस अपने भाई के पास चली जाती है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें विल्फ और एलिटा एक अडॉप्शन केयर में साथ पले बढ़े हैं और फिर उनको एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। अब 2099 में विल्फ अपनी उन्हीं मॉम से एलिटा के बारे में पूछने आता है, जिन्होंने उसे और एलिटा को गोद लिया था।
वो बताती है कि कुछ टाइम पहले उन्हें एलिटा मिली थी, पर उसने जाते जाते मुझे एक पहेली बताई कि जहाँ लंदन में सबसे पहली बर्फ गिरती है मैं वहीं मिलूंगी। विल्फ इस पहेली को समझ नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर फ्लिन बर्टन को बताती है कि कॉर्बेल को हमें मारने के लिए किसी ने पैसे दिए हैं, जिस पर बर्टन उसको कहता है कि कॉर्बेल को मैं संभाल लूंगा। फ्लिन फिर से फ्यूचर में आ जाती है, जहाँ इस बार विल्फ उसे वही जगह घुमा रहा होता है जहाँ उसने एलिटा के लिए मैरियल को किडनैप किया था, ताकि उसे कुछ याद आ सके। वो उसे अपने आप से लगे एक हैप्टिक डिवाइस की मदद से अपने दिमाग से कनेक्ट कर लेता है, यानी अब जो फ्लिन देखेगी वो विल्फ भी देख सकता है और फ्लिन भी विल्फ को देख सकती है। वो पैदल ही एलिटा का कोई सुराग ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ एक रोबोट पुलिस को फ्लिन पर शक हो जाता है। वो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी विल्फ वहाँ आकर उसको बचा लेता है। उधर 2032 में बर्टन कॉर्बेल से डील करने आता है। वो कॉर्बेल को 2 ऑप्शन देता है। पहले वो हर हफ्ते उसे $2 लाख देगा, जिसके बदले में कॉर्बेल को बर्टन और फ्लिन से दूर रहना होगा। जबकि दूसरे ऑप्शन में वो उसे अपने हाथ पर लगे एक डिवाइस को दिखाता है और कहता है कि इसकी मदद से मेरे एक इशारे पर मेरे सभी दोस्त तुमको यहीं पर खत्म कर देंगे। बर्टन कॉर्बेल को डराने के लिए उसके गिलास पर गोली चलवा देता है, जो उसके आर्मी के एक दोस्त ने बाहर से मारी होती है। ये सब देखकर कॉर्बेल उसका पहला ऑफर मान लेता है। वहीं फ्यूचर में अब हम डैनियल को एक और औरत चेरिस के साथ देखते हैं। डैनियल चेरिस के लिए ही काम करता है। शायद चेरिस भी फ्लिन या फिर एलिटा के पीछे पड़ी है। वहीं फ्लिन एक बार फिर से विल्फ के पास 2099 में आती है। इस बार विल्फ उसे एलिटा की बताई हुई पहेली बताता है, जिसे फ्लिन तुरंत हल कर देती है। वो उस पहेली की मदद से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एलिटा ने फ्लिन की आंख निकाली थी। वहीं पर फ्लिन को अपने घर का एक मॉडल भी रखा हुआ मिलता है, जिसको देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाती है कि तभी डैनियल वहां पर एक रोबोट जिसको चेरिस कंट्रोल कर रही होती है उसके साथ आकर उन दोनों पर हमला कर देता है। वो फ्लिन को जख्मी कर उसको पकड़ लेता है और रोबोट से उसके ऊपर हमला करने को कहता है, पर तभी फ्लिन वहां से हट जाती है, जिसकी वजह से गलती से रोबोट डैनियल का गला काट देता है। मरते वक्त फ्लिन उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो उसको कहता है कि चेरिस की कोई चीज तुम्हारे पास है जिसकी वजह से वो तुमको मारना चाहती है। जिसके बाद फ्लिन उस रोबोट को सुपरसोनिक गन से मार देती है। अब वहीं फ्यूचर में यानी कि 2099 में विल्फ और लेव एक साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। लेव के हाथ में 2 छोटे डिवाइस होते हैं, जिसमें से एक डिवाइस एलिटा का होता है। लेव विल्फ से कहता है कि एलिटा इसके बिना ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगी, इसलिए हमें उसे जल्दी से ढूंढना होगा। वहीं 2032 में गेम के अंदर टाइम ट्रेवलिंग करने की वजह से फ्लिन की तबीयत काफी खराब हो रही थी। तभी वहाँ उस शहर का शेरिफ टॉमी आ जाता है, जो फ्लिन का क्रश भी होता है, पर टॉमी किसी और से शादी कर रहा है। वो फ्लिन और बर्टन से आकर पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, क्योंकि उसने कॉर्बेल और बर्टन को एक साथ डील करते हुए देख लिया था। पर बर्टन उससे कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। टॉमी के जाने के बाद फ्लिन बर्टन से कहती है कि शायद हमें टॉमी को ये सब बता देना चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीजों में हमारी मदद कर सकता है। जिस पर बर्टन उसको साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उसको पसंद करती हो, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। जिस पर फ्लिन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो बर्टन को कुछ कह पाती उसको एक अटैक आ जाता है, जो कि उस गेम को ज्यादा खेलने की वजह से हुआ था। बर्टन उसको उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है, जो बर्टन और फ्लिन को बताती है कि ये बस एक नॉर्मल दौरा था, लेकिन तुम्हें कुछ टाइम के लिए VR गेम से दूर रहना होगा। घर जाकर बर्टन फ्लिन से माफी मांगता है, जिसके बाद हम फ्यूचर में लेव को देखते हैं, जो अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी उसके पास चेरिस आ जाती है। लेव सोच रहा होता है कि इसने मेरी लोकेशन का पता कैसे लगाया। चेरिस लेव से कहती है कि तुम फ्लिन को मुझको दे दो, क्योंकि उसके पास मेरी कोई चीज है। इन दोनों की बातों से हमको ये पता चलता है कि जो फ्यूचर की दुनिया है ये 3 स्तंभ पर खड़ी है, जिसमें सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन रोबोट पुलिस है, जो यहाँ पर सब गतिविधियों पर नजर रखती है। दूसरी RI कंपनी यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको चेरिस कंट्रोल करती है, जो यहाँ नई नई चीजों की खोज करती है। तीसरा लेव की कंपनी, जो यहाँ की टेक्नोलॉजीज का ध्यान रखती है। चेरिस लेव को धमकी देते हुए कहती है कि हमें एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बार किसी ने सारी पावर्स को अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी, पर मेरी कंपनी RI ने उसके DNA से उसको ढूंढ लिया और उसको मार दिया। ये बोलकर चेरिस वहाँ से चली जाती है, पर जाते जाते वो लेव का कप भी ले जाती है, जिससे शायद वो लेव का DNA सैंपल लेगी। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा का पूरा गेम विल्फ के हाथ में है,
लेकिन चेरिश की एंट्री ने टाइमलाइन का फ्यूचर खतरे में डाल दिया। वो क्या चीज है जिसको पाने के लिए चेरिश फ्लिन के पीछे पड़ी हुई है, और क्या वो चीज इतना महत्व रखती है कि वो इस पूरे भविष्य को ही बर्बाद कर सके? इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट का इंतजार करना होगा। मैं बहुत जल्द इसकी कहानी कंप्लीट करने के लिए सेकंड पार्ट को अपलोड करूंगा, क्योंकि आज की कहानी में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो पर कमेंट और लाइक जरूर करें। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।